हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इस जी इंग्लिश स्टडी सर्कल। गाइस, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रीपोजिशन बताया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको टू और पास्ट के बारे में बतलाया था। टू और पास्ट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, समय के लिए स्पेशली करते हैं। एट, ऑन, इन भी मैंने आपको बतलाया था और इसका यूज़ भी हम समय के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो प्रीपोजिशन है वो आपका राउंड, अराउंड, अलोंग, आफ्टर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैं इसको कवर कर देता हूँ आपके लिए। और आप अगर मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राउंड, अराउंड, अलोंग, आफ्टर। क्या देखने वाले हैं? राउंड, अराउंड, अलोंग, आफ्टर। देखो भाई, ये चारों प्रीपोजिशन का यूज अलग अलग जगह पे किया जाता है। ठीक है, अब किन किन जगहों पे हम करते हैं ये हम लोग समझते हैं बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ राउंड, यहाँ लिख लेता हूँ अराउंड, अलोंग, आफ्टर। राउंड का मतलब, सॉरी, राउंड प्रीपोजिशन का यूज, राउंड का मतलब ये होता है गोलाकार। वही वही गोल हो जा। ये देखो, सपोज मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई क्या है, वस्तु है या व्यक्ति है। या तो कोई व्यक्ति है या तो कोई क्या है, वस्तु है, ऐसा हमने मान लिया। और पहले मैं फिगर बना देता हूँ फिर आपको बेहतर तरीके से। है ना, ये फटाफट हो जाए आपका फिगर। और ये हो गया आपका टन-टना, ठीक है। चलो अब हम लोग समझते हैं राउंड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। राउंड प्रीपोजिशन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं ये पहले हम लोग समझते हैं। ये सब स्टार मार लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यदि कोई किसी क्षेत्र अथवा दायरे के चारों ओर परिक्रमा करे तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? राउंड का। देखो, सपोज मान लो कि बीच में कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे खड़ा है और उसके चारों तरफ कोई क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। चारों तरफ क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो ये जो परिक्रमा कर रहा है उसको दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? राउंड का। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? राउंड का। ठीक है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, घूमती है। तो यहाँ पे पृथ्वी घूम रही या सूर्य? तो आप कहिएगा पृथ्वी। पृथ्वी चारों ओर घूम रही है और बीच में कौन है, तो सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रहा है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। अब है अराउंड। अराउंड में भी सपोज मान लीजिए कि बीच में कोई व्यक्ति या वस्तु है ना। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या था कि बीच वाली वस्तु के चारों ओर ये क्या कर रहा था, मोशन में था, मूवमेंट कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे स्थिर है। क्या है? स्थिर है। चारों तरफ जो है ये स्थिर है। और स्थिर वाली वस्तु को दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? अराउंड का। जैसे कि जब कोई किसी के चारों ओर स्थिर रूप से विद्यमान हो, मौजूद हो,
ठीक है। तो उसे दर्शाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, अराउंड का यूज करेंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि मेरे विलेज के चारों तरफ क्या है, पेड़ लगे हुए हैं, तो क्या लिख सकते हैं, देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड माई विलेज। मेरे विलेज के चारों तरफ क्या लगा हुआ है, ट्री लगा हुआ है। अब ट्री तो मूवमेंट करेगा नहीं, है ना, तो वो एक जगह स्थिर है। तो ऐसी सिचुएशन में उससे दर्शाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, अराउंड का। ठीक है, चलिए अब अलोंग को समझते हैं। अलोंग भी सेम वैसा ही है जैसा अराउंड है। अलोंग में क्या है कि ये सर्कुलर था, गोलाकार था, ठीक है ना, वृत्ताकार था। लेकिन अलोंग में क्या है कि ये स्ट्रेट होगा, क्या होगा, स्ट्रेट होगा, और इसके किनारे किनारे क्या होगी, सपोज मान लीजिए कि ये वृक्ष लगा हुआ है ना, ये क्या लगा हुआ है, वृक्ष लगा हुआ है, और ये आपकी क्या है, नेशनल हाईवे है, NH 31, ये आपका क्या है, नेशनल हाईवे। तो ये किनारे किनारे क्या है, पेड़ लगे हुए। तो हम लोग अलोंग का यूज कब करेंगे, जब कोई किसी के किनारे किनारे लंबाई में अवस्थित हो, तो उसे दर्शाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, अलोंग। अब ये वृक्ष जो लगी हुई होगी वो सड़कों के किनारे लंबी स्ट्रेट ऐसे सीधी लगी हुई होगी, है ना, तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, आप कहिएगा अलोंग का यूज करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना भाई, राउंड अराउंड में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। राउंड जब मूवमेंट करेगा तब, और अराउंड जब स्थिर रहेगा तब। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा बचा क्या, आफ्टर। आफ्टर का यूज कब करेंगे, तो देखो आफ्टर का यूज तब करते हैं जब किसी के आगे आगे बढ़ती चली जा रही गति के पीछे लगी हुई गति नहीं समझ में आया। देखो जैसे ये मान लो कि आपका एक क्या है, वाहन है, ठीक है, ये एक क्या है, वाहन है, और इस वाहन के पीछे कोई क्या कर रहा है, चलते जा रहा है, मोटरसाइकिल लेकर करके क्या करते जा रहा है, चलते जा रहा है। ठीक है, ये मोटरसाइकिल लेकर करके क्या कर रहा है, चलते जा रहा है। तो ये वाली गाड़ी जो है, ये वाली गाड़ी आगे मूव कर रही है, और जस्ट इसके पीछे पीछे ये बाइक वाला क्या कर रहा है, जा रहा है ना। ये गाड़ी आगे आगे चल रही है और इसके पीछे बाइक वाला क्या कर रहा है, जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में आगे बढ़ती गई गति के पीछे लगी हुई गति को दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आफ्टर का यूज करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट इन सबको लिख लो। जैसे पहला में क्या था, राउंड, आपका पहला क्या था, राउंड, है ना। राउंड का यूज हम लोग तब करते हैं यदि कोई किसी क्षेत्र अथवा दायरे के चारों ओर परिक्रमा करे, तो उसे दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन राउंड यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं भाई, क्या हो सकता है एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आप कहिएगा यहाँ पे ये अराउंड क्यों लिख दिए, अराउंड नहीं होगा, ये गलत है। अराउंड क्या है, गलत है। सही क्या होगा, राउंड। सही क्या होगा, राउंड सही होगा। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा प्रीपोजिशन था अराउंड। ये स्थिर वाला है, जब मूवमेंट ना करे तब, है ना। लिख लीजिए इसका, जब कोई किसी के चारों ओर स्थिर रूप से मौजूद हो, तो उसे दर्शाने के लिए अराउंड का यूज करते हैं। देयर आर मेनी ट्रीज, देयर आर मेनी ट्रीज राउंड माई स्कूल। आप कहिएगा ये भी गलत है। सही क्या होगा भाई, अराउंड होगा। यहाँ पे सही क्या होगा, अराउंड हो जाएगा ना।
ये अराउंड होगा सही, ठीक है। राउंड वाला जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल क्या है, गलत है। सही क्या होगा आपका, अराउंड होगा। क्लियर, यहाँ अराउंड सही होगा, ये गलत है, और यहाँ राउंड सही होगा, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा जो था वो कौन सा प्रीपोजिशन है, आप कहिएगा तीसरा अलोंग है, ठीक है। अलोंग का यूज हम लोग कब करते हैं, जब स्ट्रेट में हो, जब कोई किसी के किनारे किनारे लंबाई में अवस्थित हो, तो उसे दर्शाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, आप कहिएगा अलोंग आएगा। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, अलोंग आएगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर many buildings, there are many buildings along the road, है ना, this in this area, ठीक है। क्या आपने नोटिस किया, यहां आपने देखा कि इस एरिया में सड़क के किनारे किनारे बहुत सारी क्या है, बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो ऐसे टर्म्स में आपने नोटिस क्या किया कि कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया, आप कहिएगा हमने यूज किया है कौन सा प्रीपोजिशन, अलोंग का। कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है, अलोंग का, और जो कि बिल्कुल क्या है, सही। समझ में आ गई बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो हमारा है वो कौन सा है, आप कहिएगा आफ्टर। कौन सा प्रीपोजिशन है, आफ्टर। इसमें हम लोग क्या बतलाएं आपको, किसी आगे आगे चल रही गति के पीछे पीछे लगी हुई गति को दर्शाने के लिए आफ्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप मार्केट में चल रहे हैं, लिखेंगे माई मोटर साइकिल was running after truck in traffic, है ना। That's all, खत्म हो गया, बस इतना ही तो था। तो इसमें आपको नोटिस क्या करना था कि जब आपका प्रीपोजिशन जब कभी स्ट्रेट में हो और उसके पीछे मूवमेंट करते हुए दर्शाया जाए, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, आप कहेंगे मैं यूज करूंगा कौन सा प्रीपोजिशन, आप कहेंगे आफ्टर का यूज करूंगा, ठीक है। चलिए अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिसका नाम है बिसाइड। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैं उसी को बताऊंगा जो आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बिसाइड्स और एक्सेप्ट। देखो भाई, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बगल में। इसके हिंदी मीनिंग से ही काम चल जाएगा। बिसाइड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, के बगल में, बगल में, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए कि मेरा घर जो है वो एसबीआई बैंक के बगल में है। मेरा घर जो है वो एसबीआई बैंक के बगल में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, माई हाउस इज located, my house is located besides the बैंक ऑफ इंडिया, BOI, है ना, बैंक ऑफ इंडिया।
अब मुझे बतलाइए यहाँ पे जो मैंने प्रीपोजिशन यूज किया है क्या वो सही है? आप कहिएगा बिल्कुल नहीं, ये तो आपने गलत कर दिया है। सही क्या होगा यहाँ? बिसाइड्स नहीं होगा, सही क्या होगा? बिसाइड। क्या सही होगा? बिसाइड। ठीक है, हमारा घर, मेरा जो घर है वो इस बैंक ऑफ इंडिया के बगल में है ना। तो यूज कौन सा प्रीपोजिशन करेंगे? बिसाइड का। ठीक है, दूसरा प्रीपोजिशन हमारा क्या है? दूसरा प्रीपोजिशन है बिसाइड्स। बिसाइड्स। अब ये बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। के अलावा, है ना, के अलावे। अब देखो यहाँ पे दो दो मीनिंग निकल के आता है। क्या निकल के आता है? यदि कोई वस्तु अथवा व्यक्ति को समूह में सम्मिलित करते हुए दर्शाया जाए तो बिसाइड्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बिसाइड्स का। समूह की बात की गई हो और उस समूह में उस पर्सन को ऐड करके दर्शाया जाए तो वैसे सिचुएशन में हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? बिसाइड्स का। जैसे ऐसे समझो, वहां किसी समूह में 10 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 10 व्यक्ति। और उसमें राजू भी क्या था? इन्वॉल्व था। राजू भी क्या था? इन्वॉल्व था। तो राजू के अलावा वहां पे कुल कितने पर्सन रह गए? आप कहिएगा 9 बच गए। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे इसको? देयर वेयर 10 other persons besides Raju on the stage, है ना। स्टेज पर राजू के अलावा कुल कितने पर्सन हो गए? 11 पर्सन हो गए। राजू के अलावा कितने पर्सन हो गए? सॉरी, राजू के अलावा कितने पर्सन थे? 10 थे। तो अब कितने हो गए भाई? तो राजू को अगर ऐड कर लेंगे तो 9 होगा क्या? नहीं, क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो देयर वर 10 अदर पर्सन बिसाइड्स राजू ऑन द स्टेज, मतलब राजू के अलावे वहां पे और कितने व्यक्ति थे? 10 व्यक्ति थे। तो टोटल मिला के व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। और यहाँ पे आपको बिसाइड्स यूज करना है। अगर आप बिसाइड यूज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहाँ जो सेंटेंस है वो बिल्कुल क्या है? सही है। समझ में आ गया? अब देखो, जस्ट इसका उल्टा होता है एक्सेप्ट। क्या होता है? एक्सेप्ट। देखो, एक्सेप्ट का मतलब होता है, एक्सेप्ट का यूज हम लोग कहां करते हैं ये समझ लेते हैं। देखो, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। को छोड़कर, है ना। यदि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को किसी समूह से अलग करके दर्शाया जाए तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? एक्सेप्ट का यूज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अथवा वस्तु उसको समूह से अलग करके डिनोट करना है, दर्शाना है, तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? एक्सेप्ट का यूज करेंगे। जैसे नो वन, एग्जाम्पल से समझते हैं। नो वन मतलब कोई भी नहीं, नो वन कुड डांस, नो वन कुड dance on the stage, on the stage except राम। क्या मीनिंग आया इसका? आप कहिएगा राम को छोड़कर, राम को छोड़कर कोई भी स्टेज पे डांस नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आ गया?
आप कहिएगा एक्सेप्ट आ गया है, ठीक है ना। इसको छोड़ करके कोई भी डांस नहीं कर सकता है। और अगर आप यहाँ पे यूज कर दिए कौन सा प्रीपोजिशन, अगर आपने यहाँ पे बिसाइड्स का यूज कर दिया, नो वन कुड डांस ऑन द स्टेज बिसाइड्स राम, तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिसका नाम है टिल। नाम सुने हैं इसका, कहिएगा हाँ बिल्कुल सुने हैं। एक है आपका प्रीपोजिशन टिल और दूसरा है आपका अप टू। दोनों में काफी फर्क होता है भाई, ठीक है ना। देखो अगर मैं बात करूं टिल प्रीपोजिशन की, तो किसी कार्य के लिए निर्धारित समय के अवधि को दर्शाने के लिए टिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह तब करते हैं जब वह समय पॉइंट ऑफ टाइम हो, मतलब निश्चित हो। समय क्या हो, निश्चित हो। किसी कार्य के निर्धारित समय की अवधि को दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन तब इसका यूज करेंगे जब समय पॉइंट ऑफ टाइम हो। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। देखो भाई, पॉइंट ऑफ टाइम उस टाइम को बोलेंगे, उस ड्यूरेशन को दर्शाने वाले वर्ड को बोलेंगे जिसका प्लुरल फॉर्म इजीली नहीं बनता है। जैसे देखो मंडे, संडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1996, 1995, तो ये क्या हो गया, आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, निश्चित समय हो गया। क्या हो गया, निश्चित समय, जिसमें आप टिल की जगह, छोड़ो ये मैं बाद में बताऊंगा, जहां पे सिंस का यूज करते हैं ना वही जगह कौन लेगा, टिल लेगा, ठीक है ना। टिल और सिंस दोनों का यूज सेम कंडीशन में हो रहा है, लेकिन टेंस यहाँ पे मायने रखता है। वो टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तब मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो तो फॉर एग्जाम्पल से अगर लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं भाई, यू कैन स्टे हेयर, यू कैन स्टे हेयर, You can stay here till Monday। आप मंडे तक यहाँ क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, टिल का यूज करेंगे, ठीक है ना। दूसरा है आपका अप टू। क्या है, अप टू। इसका यूज कब करते हैं, किसी कार्य के लिए निर्धारित समय की अवधि को दर्शाने के लिए अप टू का यूज करते हैं। जबकि इसमें हम लोग किसका यूज किए थे, टिल का यूज किए थे। जब आपका पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो टिल का यूज करेंगे, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो किसका यूज करेंगे, आप कहिएगा अप टू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि यू कैन स्टे हेयर, यू कैन स्टे हेयर अप टू 10 डेज, 10 डेज। देखो भाई इसका प्लुरल फॉर्म बना कि नहीं, 10 डेज। तो यहां कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा, अप टू आ जाएगा। कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा, अप टू आ जाएगा। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो, क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, हम लोग टिल का यूज करेंगे। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, अप टू का यूज करेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये अलग है भाई, ऐसा नहीं, इसी में आप इंक्लूड कर लो इसको, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ टाइम रहा तो टिल का यूज करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम रहा तो अप टू का यूज करेंगे। सिंस, टिल दोनों सेम कंडीशन में यूज करते हैं, बट यहाँ पे टेंस मायने रखता है, और अप टू का भी यूज और फोर का यूज हम लोग सेम कंडीशन में करते हैं, लेकिन यहाँ पे टेंस मायने रखता है, वो हम लोग टेंस में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। ओहो चलिए, आपका स्लाइड खत्म हो गया है भाई, तो इसी के साथ रहने दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कुछ बचे हुए प्रीपोजिशन है। अगले क्लास में मैं आपको प्रीपोजिशन बताऊंगा, वो फ्रेज वाला बतला दूंगा, ठीक है ना। फ्रेज वाला प्रीपोजिशन बतला दूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। ठीक है, आप लोग देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और सबसे बड़ी बात किसी के साथ शेयर नहीं करते। भाई थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।